Hello students, welcome to Shraddha classes. Today we are going to discuss class 8, chapter 3, coal and petroleum. So let's begin the chapter. In the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन्हें ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है दो काइंड्स में. Our first natural resource is inexhaustible natural resource, and our second natural resource is exhaustible natural resources. So let's begin with inexhaustible natural resources. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Examples are sunlight and air. So what is the meaning of inexhaustible natural resources? Inexhaustible natural resources का मतलब ये होता है कि ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जो हमारे नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट हैं, ठीक है. और इसका एग्जाम्पल है सनलाइट एंड एयर. तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो नेचर है उसमें सनलाइट भी प्रेजेंट होती है और एयर भी प्रेजेंट होती है, और वो भी अनलिमिटेड क्वांटिटी में. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ inexhaustible natural resources. Let's come to the second natural resources, that is exhaustible natural resources. The amount of these resources in nature is limited. मतलब कि ये जो अमाउंट होता है exhaustible natural resources का नेचर में वो लिमिटेड होता है. These can be exhausted by human activities, और ये एग्जॉस्ट कर सकते हैं हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ से. एग्जाम्पल ऑफ द रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो रिसोर्सेज हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं. फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, मिनरल्स को, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. तो दिस इज़ कॉल्ड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसे हम एग्जॉस्ट नहीं कर सकते हैं, और जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन्हें हम एग्जॉस्ट कर सकते हैं हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ से. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. मतलब इस चैप्टर में हम लोग एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो होता है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम डेथ रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम फॉसिल्स कहते हैं. ये सारी जो चीज़ें हैं, जो हमारी कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज हैं, वो किस तरीके से फॉर्म हुई? वो डेथ रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम फॉसिल्स कहते हैं, उसके द्वारा ये फॉर्म हुई, इसका फॉर्मेशन हुआ. सो दीज आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल, जिसके वजह से इन सारे रिसोर्सेज को हम फॉसिल फ्यूल्स के नाम से जानते हैं. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोल. यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट. मतलब आपने कोल को तो देखा ही होगा, इवन उसके बारे में आपने जो है सुना भी होगा. इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर. जो कोल होता है वो एज हार्ड एज स्टोन होता है. मतलब कि जैसे पत्थर जिस तरीके का वो हार्ड होता है, उसी तरीके का हार्ड कोल भी होता है, और वो ब्लैक होता है कलर में. ओके. कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड. और कोल एक ऐसा फ्यूल है जिसे हम खाना बनाते हैं. अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन. पहले के टाइम में क्या होता था कि रेलवे इंजन्स जो होते थे उनमें स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, इंजन को रन करने के लिए भी हम कोल का इस्तेमाल करते थे. इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और ये थर्मल पावर प्लांट में भी जो है यूज़ किया जाता था ताकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाए. कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़. और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे एज अ टूल, एज अ फ्यूल जो है वो कोल का यूज़ होता है. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरी ऑफ कोल. मतलब कोल की स्टोरी. ओके. वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड. अभी एक क्वेश्चन है कि हमें कोल कहाँ से मिलता है और ये किस तरीके से फॉर्म होता है. About 300 million years ago, the earth has dense forest in low-lying wetland area. मतलब 300 million year ago
जो हमारा अर्थ था, अर्थ में सिर्फ और सिर्फ डेंस फॉरेस्ट थे। ओके, जो हमारे वेटलैंड एरियाज थे वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट बरेड अंडर द सॉइल। और जो नेचुरल प्रोसेस होता है, जो हम सबको पता है फ्लडिंग, जिसे हम बाढ़ भी कहते हैं, उसके वजह से जो हमारे फॉरेस्ट थे वो सॉइल के अंदर बरेड हो गए। एज मोर सॉइल डिकम्पोजिट ओवर देम, और जिस तरीके से सॉइल जो है उनके ऊपर वो डिकम्पोज हो गया, दे वर कॉम्प्रेस्ड, तो वो सारे जो थे फॉरेस्ट वो कॉम्प्रेस्ड हो गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, और जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ने लग गया जैसे ही जो फॉरेस्ट है वो अंदर की तरफ जाने लग गए, बहुत ज़्यादा डीपर जो है जोन में जाने लग गए। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, और इसी वजह से जो हाई प्रेशर बन गया, हाई टेम्परेचर बन गया, तो जो डेड प्लांट से जो प्लांट मर चुके थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, कन्वर्ट होने लग गए कोल में। ठीक है, एज कोल कंटेन मेनली कार्बन द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेथ वेजिटेशन, तो जो कोल है वो बहुत ज़्यादा क्या कंटेन करता है, कार्बन कंटेन करता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेथ वेजिटेशन इनटू कोल इज कार्बनाइजेशन, तो जो ये स्लो प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ डेथ वेजिटेशन का कोल में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन कहते हैं। तो ये जो कार्बनाइजेशन की डेफिनेशन है ये भी आपके एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट इज कार्बनाइजेशन, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय कार्बनाइजेशन। तो यहाँ पे यू कैन राइट द आंसर एज कोल कंटेन मेनली कार्बन द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेथ वेजिटेशन इनटू कोल इज कार्बनाइजेशन। ओके, सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल, और जैसा कि हमें पता है कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, ठीक है, इसके फॉर्मेशन कैसे हुई, जो रिमेन्स ऑफ वेजिटेशंस थे वो कोल में कन्वर्ट हुए, तो इस वजह से उन्हें फॉसिल फ्यूल्स भी कहा जाता है। अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2, तो फिगर 5.2 में एक कोल माइन की पिक्चर भी है, वो भी आप देख सकते हैं। So as you can see the picture of a coal mine given in figure 5.2. When heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas. और जब कोल को जो एयर है, एयर में हीट किया जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, जिसे हम CO2 भी कहते हैं। कोल इज प्रोसेस्ड in industry to get some useful products such as coke, coal, tar and coal gas। मतलब कोल को प्रोसेस्ड भी किया जाता है इंडस्ट्रीज में ताकि कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स भी हमें मिल सके, और वो यूजफुल प्रोडक्ट्स क्या है, कोल टार्स एंड कोल गैस एंड कोक। ओके, दीज आर द यूजफुल प्रोडक्ट्स, ओके, दैट वी गेट फ्रॉम कोल व्हेन इट इज प्रोसेस्ड इन industry. Now our next topic is coke. It is tough, porous and black substance. It is an almost pure form of carbon. ये एक बहुत ज़्यादा टफ, पोरस और एक ब्लैक सब्सटेंस है, ठीक है, और ये एक बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ कोक कार्बन है, ठीक है, मतलब जो कार्बन है उसका एक प्योर फॉर्म जो है उसे हम कोक भी कहते हैं। तो ये जो हमारा कोक है, तो इसके बारे में हमें फिलअप्स में भी पूछ सकते हैं दैट व्हाट इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, सो यू कैन राइट कोक, ठीक है, वन वर्ड में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, और जो कोक है उसका यूज़ है कहाँ पे, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील में, स्टील के मैन्युफैक्चर में, एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स, और जब हम बहुत सारे मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करते हैं उसमें भी कोक की हेल्प मतलब ज़रूरी होती है, उसका यूज़ ज़रूरी होता है वहाँ पे भी। Now our next topic is coal tar. Okay, it is black, thick liquid with an unpleasant smell. ये एक black और thick liquid जैसा होता है जिसकी smell भी बहुत ज़्यादा unpleasant होती है, मतलब अच्छी smell नहीं होती है। And you can see the picture of a coal tar. Okay, in figure 5.3. It is a mixture of about 200
सब्सटेंसेस, ये एक मिक्सचर होता है 200 सब्सटेंसेस का, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस। और जो हमारा प्रोडक्ट्स है जो हमें कोल टार से ऑब्टेन होता है वो हमारा कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है, बहुत सारे सब्सटेंसेस को बनाने में वो हेल्प करता है। Used in everyday life and in industry like synthetic dyes, drugs, explosive, perfumes, plastic, paints, photographic materials, roofing materials, etc. मतलब कि ये सारे जितने भी हमारे चीज़ें हैं जिनके बारे में यहाँ पे सब्सटेंसेस का नाम लिखा है उनमें जो है वो कोल टार से जो भी ऑब्टेन्ड होता है प्रोडक्ट उसकी हेल्प से ये बनाया जाता है। इंटरेस्टिंगली naphthalene balls used to refill moths and other insects are also obtained from coal tar। और जो naphthalene balls होते हैं जो आप अपने जो है अलमीरा वगैरह में रखते हो तो वो भी जो है कहाँ से obtain होते हैं, कोल टार से। These days bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for मेटलिंग द रोड। मतलब कि रोड को मेटल करने के लिए आजकल जो है वो बिटुमेन का यूज़ होता है जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इन द प्लेस ऑफ कोल टार। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल गैस जो होता है वो हमें ऑब्टेन्ड होता है जब ये किस टाइम पे हमें ऑब्टेन्ड होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। सो बिटवीन द प्रोसेसिंग वी गेट द कोल गैस। द कोल गैस इज ऑब्टेन्ड, ओके। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री। और ये एज अ फ्यूल बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी ये यूज़ होता है। सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है, जहाँ पे कोल प्रोसेसिंग प्लांट होता है वहाँ पे इसका यूज़ होता है, उस इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ होता है। कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। मतलब जो कोल गैस है वो फर्स्ट इसका यूज़ जो है वो स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए किया गया था लंदन में 1810 में एंड न्यूयॉर्क में 1820 में। नाउ अ डे इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। और आजकल के टाइम में ये एज अ सोर्स ऑफ हीट काम करता है रेदर देन लाइट। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेट्रोलियम। यू नो दैट पेट्रोल इज एज फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो पेट्रोल होता है उसे यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल हमारे लाइट ऑटोमोबाइल्स में, जिन्हें हम कहते हैं मोटरसाइकिल, स्कूटर्स और कार में पेट्रोलियम का यूज़ होता है एज अ फ्यूल। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। और जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक्स होता है या ट्रैक्टर्स होते हैं वो किस चीज़ से रन करते हैं, वो डीजल से रन करते हैं। पेट्रोल एंड डीजल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। और जो पेट्रोल और डीजल होते हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं एक नेचुरल रिसोर्स से जिसे हम कहते हैं पेट्रोलियम। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? क्या आपको पता है कि किस तरीके से पेट्रोलियम फॉर्म किया जाता है, किस तरीके से वो फॉर्म होता है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सी। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सी में रहते हैं उनसे पेट्रोलियम फॉर्म हुआ था। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। जब ये सारे ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते थे जब वो मर गए, जब वो डाई हो गए, उनकी जो बॉडी थी वो सेटल हो गई बॉटम ऑफ द सी। मतलब सी के गहराई में वो उनकी बॉडी चली गई, ठीक है। और वहाँ पे वो क्या हो गया, वो कवर हो गई लेयर ऑफ सैंड से, क्ले से। Over a millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organism into petroleum and natural gas। तो वहाँ पे millions of year वो layer of sand में और clay में रही वो सारी bodies। तो क्या हो गया, वहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर रहा, वहाँ पे हाई टेम्परेचर रहा, हाई प्रेशर रहा, जिस वजह से वो जो डेथ ऑर्गेनिजम्स थे उनका ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो गया, पेट्रोलियम में हो गया एज वेल एज इन नेचुरल गैस में हो गया। You can see in figure 5.4 petroleum and natural gas decomposes, okay।
there is a diagram. So you can understand everything in this diagram. Look at figure 5.4. It shows the decomposites of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. So as we know that जो oil है और gas है, they are lighter in weight than water. Water जो है वो heavier होता है as compared to oil and gas, जिसके वजह से जो oil और gas है जैसा हमें पता है वो mix नहीं होते हैं water में. The world's first oil well was drilled in Pennsylvania, USA in 1859. 8 years later, in 1867, oil was struck at Makkum in Assam. In India, oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai, High, and in the river basins of Godavari and Krishna. So these are also the important topic as well as this is an important paragraph. तो ये जो paragraph है इसमें से बहुत सारे जो है आपके fill-ups भी आ सकते हैं, one word questions भी आ सकते हैं. Now our next topic is refining of petroleum. पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड. जो पेट्रोलियम है वो एक बहुत ज़्यादा डार्क ऑयली लिक्विड है. इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ओडोर और इसका भी एक बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट सी स्मेल है. इट इज़ द मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा. और ये जो है पेट्रोलियम जो है वो मिक्सचर है वेरियस कंस्टिट्यूएंट की, जिसे हम कहते हैं पेट्रोलियम गैस की, पेट्रोल की, डीजल की, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की, पैराफिन, वैक्स की एक्सेट्रा. मतलब ये सारी इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज कंस्टिट्यूएंट्स. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग. और जब हम इन सारे जो भी हमारे कंस्टिट्यूएंट हैं उन सबको सेपरेट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफाइनिंग कहते हैं. इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी. ठीक है, और फिर वो कैरिड आउट होता है किसमें? पेट्रोलियम रिफाइनरी में. यू कैन ऑल्सो सी द डायग्राम इन फिगर 5.5 अ पेट्रोलियम रिफाइनरी. Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. बहुत सारे जो है वो यूजफुल सब्सटेंस ऑब्टेंड किए जाते हैं पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से. दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल. और इन्हें हम क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल कहते हैं. दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर, पॉलिएस्टर, नायलॉन, आर्क्लिक. और ये सारी जो हमारे पेट्रोकेमिकल्स होते हैं वो किस चीज़ में मैन्युफैक्चर में हेल्प करते हैं? डिटर्जेंट में, फाइबर में वो हेल्प करते हैं मैन्युफैक्चर में. पॉलीथीन एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक. और जो मैनमेड प्लास्टिक होते हैं उसके मैन्युफैक्चर में भी ये हेल्प करते हैं. हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर. और जो हाइड्रोजन गैस जो हमें नेचुरल गैस से ऑब्टेन्ड होता है ये कहाँ पे हेल्प करता है, कहाँ पे यूज़ होता है? इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में, जिसे हम यूरिया भी कहते हैं. ड्यू टू इट ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. जिसके वजह से जो बहुत सारे हमारे कमर्शियल इम्पोर्टेंस होते हैं, हमारे कमर्शियल एरिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पेट्रोलियम का, जिस वजह से पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल. जो नेचुरल गैस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप. क्योंकि हम इसे बहुत ईजिली पाइप से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस. और जो नेचुरल गैस होता है उसे हम हाई प्रेशर में ही स्टोर कर सकते हैं एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम CNG भी कहते हैं. CNG इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन. और जो CNG है उसका यूज़ कहाँ पे होता है? पावर जनरेशन में होता है. इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग. और आजकल ये एज अ फ्यूल भी यूज़ हो रहा है. क्यों यूज़ हो रहा है? फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हीकल्स. ठीक है, क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग होता है. ठीक है, क्योंकि ये लेस पॉल्यूशन क्रिएट करता है. इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल. ये एक बहुत ज़्यादा क्लीनर फ्यूल है. द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्री. और जो एक ग्रेट एडवांटेज है CNG का वो ये है कि इसे डायरेक्टली जो है बर्न किया जा सकता है
होम में एंड फैक्ट्रीज में, वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप, जहाँ पे ये सप्लाइड कर सकते हैं, हम सप्लाई कर सकते हैं किसके थ्रू, पाइप के थ्रू। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, और एक ऐसा ही नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन जो है वो एग्जिस्ट करता है वडोदरा में, जो है गुजरात में। सम पार्ट ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, और कुछ दिल्ली के पार्ट में भी और बहुत सारे अदर प्लेसेस भी हैं जहाँ पे ये रहता है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर, और नेचुरल गैस जो होता है वो एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में भी यूज होता है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस, और इंडिया है उसमें वास्ट रिजर्व है नेचुरल गैस का। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्ण गोदावरी डेल्टा। तो कहाँ कहाँ पे हमारे इंडिया में फाउंड हुआ है नेचुरल गैस? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। तो दिस कैन ऑल्सो कम इन योर fill-ups as well as in one word question answers. Now there is one more question. Can coal, petroleum and natural gas be prepared in the laboratory from dead organism? मतलब क्या कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो है वो लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर किया जा सकता है डेड ऑर्गेनिज्म से? सो आंसर इज नो। देयर फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, इनकी जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। एंड कंडीशंस फॉर मेकिंग देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लाइब्रेरी, और इस टाइप का जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में वो सब जो है वो फॉर्म हुए हैं, वो लेबोरेटरी में बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड ही होते हैं, कुछ हमारे ऐसे भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं। You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuels, forest, minerals, etc. मतलब कि जैसे आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कुछ हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो एग्जॉस्टिबल होते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, मिनरल हो गए, एक्सेट्रा। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल, जैसा कि आपको पता है कि जो कोल और पेट्रोलियम है वो भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। It required the death organism millions of years to get converted in these fuel. और जो डेथ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको जो है फ्यूल्स में कन्वर्ट होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू 100 ईयर्स, और इन्हें बहुत ज़्यादा कम बचाया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो कुछ ही साल तक अब ये और कुछ 100 ईयर्स तक और ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। Moreover, burning of these fuels is a major cause एयर पोल्यूशन। तो मोरओवर क्या होता है कि जब हम ये सारे फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन कॉज होता है। देयर यूज ऑफ इज़ ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग, और इनका जो लिंक है, इनके जो यूज़ का लिंक है वो भी ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हमें इन सारे फ्यूल्स की बहुत ज़्यादा नेसेसरी है तभी हम इन सारे फ्यूल्स को यूज़ करें। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, और ये रिजल्ट करेगा हमारे बेटर इन्वायरमेंट में, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के रिस्क को भी कम करेगा, एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और अगर हम उसे कम यूज़ करेंगे और जब हमें ज़्यादा इसकी ज़रूरत है तभी हम यूज़ करेंगे तो इसकी लॉन्गर अवेलेबिलिटी भी रहेगी इन द पीरियड ऑफ टाइम। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA advises people how to save पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। तो हमारे इंडिया में जो पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, जो PCRA है, वो भी एडवाइस करते हैं कि हमें पेट्रोल और डीजल को क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए वाइल ड्राइविंग। तो ये भी आपका जो है क्वेश्चन 1 वर्ड में आ सकता है, दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PCRA, और दे कैन गिव यू दैट व्हाट इज द नेम ऑफ आवर पेट्रोल कंजर्वेशन एसोसिएशन। ओके, नेम भी पूछा जा सकता है या फिर आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। नाउ देयर टिप्स आर ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। मतलब कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो एक कांस्टेंट, एक मॉडरेट स्पीड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्विच ऑफ द इंजन एज ट्रैफिक लाइट और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। अगर आपको रोड पे कहीं पे रुकना है तो आपको क्या करना है, अपने इंजन को ऑफ करना है, या फिर अगर कोई ट्रैफिक लाइट आपको दिखता है तो वहाँ पे भी
आपको अपने इंजन को ऑफ करना चाहिए। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, और एक प्रॉपर टायर प्रेशर को इंश्योर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और रेगुलर मेंटेनेंस जो है व्हीकल की वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दीज आर द टिप्स गिवन बाय पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। तो ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करिए so that you can save the petrol and diesel. So here we are done with our chapter 3 coal and petroleum. Now some of the questions जो chapter के अंदर से पूछे जा सकते हैं आपको, मैं उनके बारे में बता दूं आपको। One question that comes out from page number 56, that how many types of resources are present. ठीक है, तो you have to write there are two kind of resources. First is inexhaustible natural resource and second is exhaustible natural resource, and you have to write the definition as well as examples of both of them. One question that comes from page number 57, that is what are fossil fuels. So you have to write the answer. Coal, petroleum and natural gas, these were formed from dead remains of living organisms, fossils, so these are known as fossil fuels. तो ये आंसर हो जाएगा what are fossil fuels का। Now another question that arises from again page number 57, that what is carbonization. So you have to write, as coal contain mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. And also one more question that arises from same page number 57, that what is the story of coal. So you have to write that due to the natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper under higher pressure and high temperature. Dead plant got slowly converted to coal. The another question that comes from page number 58 could be that what is coke, or you have to tell the structure कि किस तरीके का कोक जो है दिखता है या फिर क्या एक सब्सटेंस में रहता है। You have to write the answer. It is a tough, porous and black substance. It is an almost pure form of carbon. Coke is used in manufacture of steel and in extractions of metals. ठीक है, सो फिलअप्स में भी आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि व्हाट इज यूज, या डैश कर देंगे एंड दे राइट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स, तो उनके किसके मैन्युफैक्चर में यूज होता है, तो बेसिकली हैव टू राइट कोल, कोक। एंड वन वर्ड के क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं दैट व्हाट इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तो यू हैव टू राइट कोक इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। नेक्स्ट अगेन यू हैव टू टेल द स्ट्रक्चर ऑफ कोल टार, ठीक है, सब सारी चीज़ें बतानी है किस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। That it is black, thick liquid with an unpleasant smell. It is a mixture of 200 substances. Products obtained from coal tar are used in starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industry like synthetic dyes, drug, explosive, perfumes, plastic, paint, photographic materials, roofing materials, etc. One more question that can be arise from page number 59, that from where petrol and diesel are obtained. So you have to write petrol and diesel are obtained from a natural resource, that is petroleum. This can come in one word answer as well as in fill-ups also. Again a question from page number 59, it can come that how does the formation of petroleum, या फिर another question can come that how was petroleum formed. So you have to mark this paragraph. Petroleum was formed from organisms living in a sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layer of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. One more question that arises from page number 60, that what do you mean by petroleum refinery या फिर refining. So you have to write the process of separating of the various constituent fraction of petroleum is known as refining. It is carried out in a petroleum refinery. Also there is a table over here that what is the various constituent of petroleum and their uses. तो ये भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए. One word question can come from here also. Let's come to the exercise part. Fill in the blanks. Fossil fuels are coal, petroleum and natural gas. ये आपको मैंने बताया था अभी चैप्टर में.
Process of separation of different constituent from petroleum is called refining, ये भी हमने अभी पढ़ा है. Least polluting fuel for vehicle is CNG, compressed natural gas, इसके बारे में भी अभी हमने पढ़ा है. एंड अभी ज़्यादा यूज़ हो रहा है compressed natural gas just because it is less polluting. Next is true and false. Fossil fuels can be made in laboratory, तो ये false है. जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि ये लेबोरेटरी में नहीं बन सकता है, क्योंकि जो एक कंडीशन में ये बना है एंड मिलियंस ऑफ ईयर, ये एक बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है, तो ये नहीं बन सकता है लेबोरेटरी में. ठीक है, तो ये फॉल्स हुआ. सेकेंड है CNG इज़ मोर पोल्यूटिंग देन पेट्रोल, फॉल्स है ये. ठीक है, CNG इसलिए यूज़ ही किया जाता है क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग है. नेक्स्ट हमारा है कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. जो कोक है वो एक प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है. ये भी मैंने बताया था कि फिलअप्स वगैरह में पूछ सकते हैं या फिर ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकते हैं, तो दिस इज़ ट्रू. कोल टार इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, ये भी हमारा ट्रू है. कैरोसिन इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल, दिस इज़ अ फॉल्स. So here we are done with the chapter 3rd, coal and petroleum, explanation as well as exercises, as well as I have told you the self-made question that comes from inside of the chapter. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही लगे बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके. और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें. जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट आप लोगों के पास है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो यू कैन आस्क मी. एज वेल एज इन डिस्क्रिप्शन देयर इज़ अ इंस्टाग्राम लिंक, तो वहाँ पे भी आप जाकर मुझसे बात कर सकते हैं. यू कैन मैसेज मी इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग द चैप्टर. थैंक यू.